सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एपीएमटी हो, बीएचयू हो, एम्स हो या आपका स्टेट पीएमटी हो, हर जगह इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और काफी इजी आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। पहला पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure and function of cell and cell organelles। इसमें हम सेल के बारे में सारा स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। यहाँ पे दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल का डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड सेल वॉल इन द कॉर्क। कॉर्क में इन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। वही और एक साइंटिस्ट है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक पहले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को देखा था। फर्स्ट ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड कॉल्ड इट एज एनिमल क्यूल, और उसे इन्होंने नाम दे दिया था एनिमल क्यूल। सेल वॉल की डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल को देखा था और उसको नाम दे दिया था क्या? एनिमल क्यूल। चलिए हम लोग पहले सेल के बारे में देखते हैं, सेल एक्चुअली है क्या। सेल का डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे भाई? ये देखिए एक एनिमल है, दिख रहा है क्या एनिमल? ये सब लिखे आप, ये देखो भाई, मान लो जस्ट ये ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है। ह्यूमन बीइंग तो एनिमल किंगडम में आता है। ये सेल, बहुत सारा सेल मिलके इस पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गया? सेल हो गया। नाउ अब बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शनल यूनिट भी कौन हो गया? सेल। तो सेल इज डिफाइंड एज structural and functional unit of life, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए सेल का डिटेल हमें पढ़ना है। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं सेल में आता क्या क्या है। सेल में देखिए आता है कवरिंग ऑफ सेल। कवरिंग ऑफ सेल में दो कंपोनेंट है, एक है सेल वॉल, जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। एक है कौन? सेल वॉल, जो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। दूसरा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। ओके, तो कवरिंग ऑफ सेल में क्या हो गया? सेल वॉल। प्लांट सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, दोनों में ही होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल। नाउ उसके बाद कंपोनेंट में आ जाता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब आप देखें साइटोप्लाज्म में क्या चीज आता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स। ओके, नाउ और बच गया इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल्स इंक्लूजन्स क्या है भाई? ये डेड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्रेन्यूल्स, ये सब क्या है? सेल इंक्लूजन्स है, दैट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। नाउ सेल ऑर्गेनेल्स अगेन डिवाइडेड इनटू मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मेम्ब्रेनलेस कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो दो आप याद रखें, एक है राइबोसोम
एक है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम। एक है राइबोसोम, दूसरा है कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ही पाया जाता है सेंट्रियोल। एक्चुअली सेंट्रोसोम है क्या? सेंट्रियोल सराउंडेड बाय मैट्रिक्स। ना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या आता है। अगेन मेम्ब्रेनस में दो कंपोनेंट है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड एक है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए डबल मेम्ब्रेन वाला कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में दो ही आता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। जिसमें से और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिए आप, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है कौन? क्लोरोप्लास्ट। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल में आ गया कौन भाई? बोलो, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा भाई? इसमें समझाना क्या है? कुछ समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। नाउ अब आप देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स। इसका डिटेल हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, नाउ ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल। ओके, नाउ ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आप और देखें। ये एक सेल है, ओके, प्लांट सेल मैंने लिया, सेल वॉल को मैंने हटा दिया। आपने एक सेल लिया, उसमें से सेल वॉल आपने हटा दिया। सेल वॉल हटाने के बाद जो सब्सटेंस बच गया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे भाई? बोलो, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? समझना क्या है यार इसमें? प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट में से आप जो बच गया, अब इमेजिन करिए ना एक सेल है, पहले आपने सेल वॉल हटाया, अब जो बच गया उसको हमने कह दिया नाम प्रोटोप्लास्ट। क्या बचा है भाई? न्यूक्लियस बचा है, साइटोप्लाज्म बचा है, सेल मेम्ब्रेन बचा है। आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, रिमूव सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंस बच गया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके, अब इस प्रोटोप्लाज्म से आप न्यूक्लियस हटा दें, न्यूक्लियस हटाया आपने, बच गया जो मैटर उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेल और फ्लूइड। अब इस फ्लूइड को भी आप हटा दें या सेल ऑर्गेनेल को हटा दें, जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल या हायालोप्लाज्म। ये क्लासिफिकेशन है जिसमें से इस बार आपके आईपीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो कई लोग नहीं कर पाए थे भाई प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इतना आसान सा चीज आया था। ओके, तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने सेल में अभी तक क्या पढ़ा। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था सेल वॉल। लीवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व एनिमल सेल एंड कॉल्ड इट एनिमल्क्यूल। सेल की कंपोनेंट आप देखिए, कवरिंग में क्या आता है? सेल वॉल। प्लांट के केस में, एनिमल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों भी प्रेजेंट होता है। फिर साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में आता है साइटोसोल एंड मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेल्स देखें आप, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, राइबोसोम। कई बार राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा है जो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस है? तो भाई राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस है। चले, उसके बाद सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेनस में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स। चलिए, अब तक हमने एक छोटा सा समरी देखा था। अब हम लोग धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और नाम है। क्या नाम है इसका?
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एटीपी मील ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, एटीपी। एटीपी क्या है, तो एनर्जी का सोर्स है ना, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, एटीपी होता है। एटीपी प्रोड्यूस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटीपी क्या चीज है, सोर्स ऑफ एनर्जी ना, दैट मींस पावर जनरेट करेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ द सेल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल या एटीपी मील ऑफ सेल। चलें, अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमें स्ट्रक्चर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। और ये भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ओके, और एक पॉइंट, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस कहने का क्या मतलब है, मैं भी थोड़ी देर डिस्कस करूंगा आपको। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ओके, चले, सबसे पहले आप हमका स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर और एक इनर मेम्ब्रेन होगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में खास बात है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है क्या, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ओके, सो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो रफ होता है, देखें अंदर तरफ से रफ है ना, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन जो है देखिए वो स्मूथ है। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसा होगा भाई, स्मूथ होगा। इनर मेम्ब्रेन होगा क्या, रफ। रफ क्यों होगा, ड्यू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज क्रिस्टी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्रिस्टी कहां प्रेजेंट रहता है, तो क्रिस्टी कहां प्रेजेंट रहता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। समझ में आया, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है निकला हुआ है अंदर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। नाउ इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। देखिए आप, जब एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली जब होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होता है। लिंक रिएक्शन में रफली इंक्लूड कर ले रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस, देन होता है लिंक रिएक्शन, देन होता है क्रेब्स साइकिल। मैंने लिंक रिएक्शन को अलग इंक्लूड किया है, इसलिए 4 हो जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इस 4 स्टेप्स में होते हैं। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसको 4 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। कौन कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो होता है इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, चलिए आप, अब इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सॉरी, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम।
ये इसका और एक नाम है F0F1 पार्टिकल। यह इसका और एक नाम है फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। अब आपसे क्वेश्चन एमटी में ये पूछा गया भाई इसमें F0 कौन सा है, F1 कौन सा है? तो देख लें आप, ये जो बेस है ना इसको हम लोग बोलते हैं F0 और ये ऊपर वाला इसको हम लोग बोलते हैं F1। ये रहा आपका F0, ये रहा आपका F1। F1 जो है ना हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। चले अब हो गया, हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। इनर एंड आउटर में डिफरेंस यही है कि ये आउटर वाला स्मूथ होता है, इनर वाला रफ होता है। और इनर वाले में मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है भाई? प्रोटीन एंड लिपिड का। तो मुझे आना चाहिए ना, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है ना। तो देखिए प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो इनर वाले में होता है 2:1, वहीं आउटर वाले में होता है 1:1। प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो इनर वाले में कितना होता है? 2:1, आउटर वाले में कितना होता है? 1:1। अब देखिए जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत सारे आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें इस तरह से डीएनए पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिट डीएनए। मिट डीएनए, ये डीएनए की प्रॉपर्टी है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, दैट मीन दो धागे का होता है और सर्कल जैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब देखिए इस मैट्रिक्स में बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है 70S राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। एस क्या है जब हम पढ़ाएंगे राइबोसोम तब आपको बताएंगे, अभी आप इतना याद कर लें। 70S राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है। और इसी फ्लूइड में, इसी मैट्रिक्स में बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स cycle. Enzymes of Krebs cycle are present in mitochondrial matrix. Enzymes of Krebs cycles are present in matrix of mitochondria. डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि भाई क्रेब्स साइकिल का कौन सा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में ना पाके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स साइकिल जो है उसमें बहुत सारा एंजाइम्स लगता है, अलॉट ऑफ एंजाइम लगता है, लेकिन एक एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट होके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। उसका नाम है क्या? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का और एक खास बात है भाई, ये गुआनोसिन और साइटोसिन रिच होता है। अब गुआनोसिन साइटोसिन क्या होता है मैं बता दूं आपको। ये टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है क्या होता है? जीसी रिच। कैसा होगा? गुआनोसिन एंड साइटोसिन रिच डीएनए होता है जो कि प्रोकार्योट्स का प्रॉपर्टी। प्रोकार्योट्स तो यूकार्योट पता है ना आपको, दो टाइप के सेल पाए जाते हैं ना, एक प्रोकार्योट और एक यूकार्योट। अब देखें इसी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और आरएनए के लिए यहां पे पाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के लिए। राइबोसोम तो है ही, दैट मींस इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन प्रोटीन।
तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया। हम लोग उसका देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलें, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला फंक्शन इसका है, इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा, साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। इसके मैट्रिक्स में बहुत सारा एंजाइम होता है जिससे बनता है क्या? फैटी एसिड। दैट मींस इट्स आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्या? फैटी एसिड्स। थर्ड, इट हेल्प्स इन विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस। अब ये विटेलाइन क्या है, विटेलोजेनेसिस है? आपने एक देखा होगा, एक में येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विटेलाइन। तो विटेलोजेनेसिस में, यॉक सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। दैट मींस सिंथेसिस ऑफ यॉक। एग का जो येलो वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यॉक। तो यॉक सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। चलें, एक बार इतना हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स बच गया है ओरिजिन के बारे में इसका, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉइंट आपको याद करना है, क्या क्या बोलते हैं भाई? इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। फटाफट बोलिए तभी याद होगा इसको।